स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे जीवन में हमारी जो संतान होती हैं उनका क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है, या उनके रहने से हमें जो खुशी मिलती है ये शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। विवाह के बाद हर स्त्री चाहती है, हर पिता चाहता है, परिवार चाहता है कि उनके यहाँ संतान का जन्म हो। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जो दंपति है वो उनका संतान नहीं होता है। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जो ये संतान न होने की जो वजह है या निसंतानता जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, इसकी क्या वजह है और कैसे हम इसके होने के बाद भी हम संतान का सुख हमें मिल सकता है। एक आधुनिक पद्धति है IVF पद्धति, उसके बारे में भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इसके बारे में जानकार और जागरूक बना सके ताकि आपके जीवन में भी कोई कमी न रहे। आपको बता दें कि आज के इस संदर्भ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है। प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा, जो कि फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं नोवा IVF में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद राजश्री जी। डॉक्टर साहब, संतान सब कोई चाहता है और जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, निसंतानता जिसको हम कह रहे हैं कि संतान नहीं है, तो बड़ी ही विषम परिस्थिति आ जाती है और एक जीवन में एक अजीब सा एक साइलेंस या दुख आ जाता है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो निसंतानता की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, कैसे हो जाता है ये? जी राजश्री जी, एक्चुअली इसे हम जनरली कॉमन टर्म में कहते हैं इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। अगर एक कपल 1 साल से ट्राई कर रहा हो बच्चा पैदा करने की, यानी वो रेगुलर रह रहा हो, कोई गर्भ निरोधक गोली नहीं ले रहा है और 1 साल से वो रेगुलर एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो हम उसको डॉक्टर से कहते हैं कि आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है ये जानने के लिए कि क्या कारण है जो प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही। लेकिन यही समय अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो, अगर आपकी एज 35 से ऊपर हो गई हो, 35 से ऊपर, तो 6 महीने ट्राई करने के बाद ही आपको बेसिकली डॉक्टर से मिलना चाहिए ये जानने के लिए कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसको हम किस हद तक ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जांच के बाद ये पता चल जाता है कि कहाँ पे मुश्किल हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स पता चल जाते हैं, ये बात है। बहुत बार ऐसा भी हम जो इनफर्टिलिटी से 2 भाग में कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी अगर आपको कभी भी कोई बच्चा रुका ही ना हो, और एक होता है सेकेंडरी, मतलब एक बार आपको एक बच्चा हो चुका हो या कभी एबॉर्शन हो चुका हो लेकिन दोबारा नहीं हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, कई बार ऐसे हालात भी होते हैं कि एबॉर्शन हो रहा है तो बार बार एबॉर्शन होता रहता है और बच्चे ठहर नहीं पाते हैं, तो उनका भी उनको भी जिस तरह की ये समस्या अगर है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, तो ये डॉक्टर से संपर्क करने के बाद मैम क्या 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 आप लोग सलाह देते हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं? देखिए, बहुत बार हमारे समाज में क्या है कि स्त्रियों पे ही सारा जिम्मेदारी डाल दी जाती है, लेकिन अगर हम आंकड़ों में जाएं ना तो 30% की जिम्मेदार अगर स्त्री होती है तो 30% पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। और बाकी के 30% में बहुत बार दोनों में कुछ दिक्कत आती है, बहुत मेजर ना हो लेकिन दोनों में अगर माइनर हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो टेस्ट हम बेसिकली जब हम जानते हैं कि नॉर्मल क्या होता है तो उसी हिसाब से टेस्ट, क्योंकि ये बहुत बार क्वेरी होते हैं कि डॉक्टर ने ये टेस्ट लिखा, ये टेस्ट लिखा, या पेशेंट बहुत टेस्ट करा के आते हैं लेकिन जो ज़रूरी टेस्ट है वही उनका मिस हो जाता है। बिल्कुल। तो हम इसको अगर टेस्ट आप बात करें तो हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। पुरुषों में हम जो उनका वीर्य होता है, शुक्राणु का जांच करते हैं, सीमेन एनालिसिस। और स्त्रियों में देखा जाता है कि उनका अंडा सही बन रहा है कि नहीं, ये अल्ट्रासाउंड द्वारा देखा जाता है। बच्चेदानी सही है कि नहीं, यूट्रस यानी जिसे हम कहते हैं कि उसमें कहीं कोई रसौली, कोई चादर, कोई गोला कुछ पड़ा तो नहीं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। और थर्ड होती है नली यानी फलोपियन ट्यूब्स, जहाँ बच्चे को फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ बच्चे बनने की प्रक्रिया मेनली शुरू होती है, तो कहीं वो ब्लॉक ना हो। तो इन 3 एस्पेक्ट्स को मेनली हम देखते हैं। जी, तो कोई तो ऐसा एस्पेक्ट होगा जो आजकल जो ये जो नई तकनीक आई है IVF पद्धति से, जो बच्चे के रूप में एक वरदान कह सकते हैं। ये IVF जो पद्धति है एक वरदान हुआ है, साबित हुआ है। तो ये जो अभी आपने 3 तरह की समस्या बताई, तो कैसे दंपति को ये IVF जो है वो सूट करता है? देखिए, IVF पहले तो
आईवीएफ क्या है फिर हम लोग उसको बता पाएंगे कि क्या कारण है। ठीक है, आईवीएफ जैसा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो बच्चा बनने की प्रक्रिया है, जब मेल यानी पुरुषों का गैमेट्स हुआ और फीमेल यानी स्त्री का अंडा, ये मिल के जो फ्यूजन करते हैं उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही जब हम शरीर के बाहर कर रहे होते हैं तो उसको, जिसको हम लैब में करते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी चलती भाषा में बोलते हैं, तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी शॉर्ट में आईवीएफ कहते हैं। अच्छा। तो अब जब ये प्रोसेस बाहर हो रहा है तो इसमें जनरली ज़रूरत होती है, अगर ये प्रोसेस नॉर्मली बॉडी में फलोपियन ट्यूब्स में होता है, यानी कि जो लेडीज़ का ट्यूब होता है उसमें ये प्रोसेस होती है। अगर किसी वजह से ये ट्यूब ब्लॉक है तो इसका स्त्रियों को इनको ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कॉमन कंडीशन होता है अगर अंडे ख़त्म हो रहे हो या अंडे की क्वालिटी पुअर हो रही है तो भी, जिसे हम पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, तो इन स्त्रियों को भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर पुरुष की शुक्राणु की मात्रा बहुत कम है या क्वालिटी में उनमें दिक्कत है, क्वालिटी में कोई मेजर इशू है, पुअर क्वालिटी है, तो भी आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी आ सकती है। जी। बहुत बार पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा 0 होती है, जैसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो इन कंडीशंस में कभी कभी स्पर्म बन रहा होता है, ऐसा नहीं है कि स्पर्म वीर्य में नहीं है लेकिन बनता रहता है। तो अगर स्पर्म बन रहा है और वीर्य में 0 है तो भी आईवीएफ के द्वारा आप अपना बच्चा पा सकते हैं। और एक कंडीशन जो लास्ट में मैं बोलूँगी, बहुत बार हम बहुत साल ट्राई कर लेते हैं, कोई कारण नहीं मिलता है, या आईयूआई हो गया 4-5 बार फेल हो रहे हैं, तो भी आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी। तो उस वक्त भी आईवीएफ करना बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो ये आपने बताया कि किन परिस्थितियों में आईवीएफ की आप सलाह देते हैं। आईवीएफ यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम कहते हैं, ये आईवीएफ जो है वो पद्धति क्या होती है? क्या बहुत लंबी प्रक्रिया है या बहुत पेनफुल है? ये बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर। बिल्कुल, इसमें बहुत हैं। एक्चुअली आईवीएफ एक पद्धति है जिसमें हम नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर में एक अंडा लेडीज़ में मैच्योर होता है 10वें से 12वें दिन के बीच में, फिर वो फूटता है, प्रेगनेंसी आई तो बच्चा रुकेगा, वरना वो पीरियड बन के आपको ब्लीडिंग हो जाती है। तो अंडे तो हमारे पास बहुत होते हैं, 8-10 अंडे होते हैं, सब बनने शुरू होते हैं, लेकिन बाकी खत्म हो जाते हैं और एक जो है बढ़ता है ऊपर तक। तो आईवीएफ में हम इसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं कि ये जो अंडे बाकी हैं इन सबको हम बढ़ा लें, सुई के द्वारा हम इन सबको बढ़ाते हैं। जो सुई एक 10 से 12 दिन एक एवरेज सुई पड़ती है। पहला चरण यही होता है कि हम अंडों को इंजेक्शंस द्वारा बढ़ाएं। सेकंड में आता है पिकअप, उन अंडों को हम एक बेहोशी देके अल्ट्रासाउंड के निडल द्वारा, ताकि मरीज को कोई पेन ना हो, महिला को कोई तकलीफ ना हो। शरीर के अंदर ही होती है ये? हाँ, ये अंडा तो आपके शरीर के अंदर ही हो रहा है, सिर्फ अंडे को बाहर निकाला जाता है, बाहर लैब में, जब हम ओटी में, और इसे ही जो एडवांस लैब में फिर शुक्राणु के साथ मिला के बच्चा बनाया जाता है। और सही समय पे इस एम्ब्रियो, ये भ्रूण को हम एम्ब्रियो कहते हैं, इसे महिला के शरीर के अंदर वापस डाल दिया जाता है। फिर वो उसमें बढ़ता है 9 महीने और नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही प्रेगनेंसी होती है। जी। तो ये प्रक्रिया जो है मैम, उसमें कितना लगभग समय लगता है? इसमें देखिए, ये जो ओवम पिकअप का है, एवरेज इंजेक्शंस हमारे 10 से 11 दिन के पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत बार हम अगले महीने बच्चा डालते हैं जब ट्रांसफ़र। तो जो बेसिकली इंजेक्शंस की प्रक्रिया है वो 11 दिन की ही होती है, 11 से 12 दिन चलते हैं इंजेक्शंस। तो एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद फिर वापस फिर महिला के शरीर में गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो इसमें सारे केसेस में ये सफल ही होता है या फिर कुछ फेल होने के भी चांसेस होते हैं? जी, आईवीएफ का सक्सेस अगर हम वर्ल्ड वाइड आंकड़ों को देखें तो 40 to 45% ही होता है, क्योंकि राजेश जी एक्चुअली कोई बीमारी तो है नहीं कि हम हटा रहे हैं, तो हम एक कहिए सुपर नेचुरल चीज़, ईश्वर की कृपा, मतलब बना रहे हैं बच्चा। तो ये 40 to 45% से ज़्यादा सक्सेस इसमें मिलने के चांसेस एक बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में कम होता है। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे आप बता रही हैं, इसमें कितने अटेम्प्ट्स किए जा सकते हैं? अटेम्प्ट्स देखिए, अगर ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके अंडे कैसे बन रहे हैं। हम लोग बेसिकली 3 से 4 अटेम्प्ट कहते हैं, क्योंकि आपको कभी कभी अच्छे अंडे नहीं बने तो हो सकता है स्टिमुलेशंस की ज़रूरत हो। अगर एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना तो कभी हमें डोनर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम इसको कम से कम, इसका कोई एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें ही सक्सेस मिलेगा। बट हाँ, कभी कभी ज़्यादा लगता है, क्योंकि सक्सेस एक बार में चांसेस कम होते हैं, तो क्यूमुलेटिव प्रोसेस हो जाता है। 2-3 बार की जरूरत कभी कभी अक्सर पड़ती है। मैक्सिमम हम लोग 2-3 बार 4 बार अटेम्प्ट लिया जा सकता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, अंडे निकालने से लेकर उसमें गर्भाशय में उसको डालने तक, क्या ये बहुत ही पेनफुल होता है, परेशानी होती है इसमें? देखिए, आईवीएफ में जो पेनफुल फिजिकल पेन नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि इंजेक्शंस लगते हैं वो हल्का ही इंजेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई पेन नहीं होता उसमें, सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर। और बाकी जो पिकअप की प्रोसीड्योर है वो भी आपको एनेस्थीसिया के अंदर होता है। ट्रांसफ़र
आप होश में होता है लेकिन वो पेनफुल नहीं। अगर हम कहें आईवीएफ का पेन तो वो ज़्यादा होता है मानसिक, क्योंकि आपका समय जाता है, आप आके वेट करते हो, टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, फिर आप इंतज़ार करते हो रिजल्ट्स का। तो इसको मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंटली बहुत टैक्सिंग प्रोसीड्योर है, फाइनेंशियली टैक्सिंग प्रोसीड्योर है, तो इसका तकलीफ ज़्यादा मानसिक होता है। जी जी जी, फाइनेंशियली जो आपने जिक्र किया है, मैं सोच रही थी कि इसमें कितना लगभग खर्च आता है। इसका खर्च एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ तो लैब्स फिक्स करते हैं, लैब के एक चार्जेस फिक्स होते हैं। उसके अलावा इंजेक्शंस जो महिला के शरीर के हिसाब से लगते हैं, और इंजेक्शंस नेचुरली क्योंकि गोनाडोट्रोफिन्स होता है तो वो थोड़ी महंगे इंजेक्शंस होते हैं, नॉर्मल इंजेक्शन से महंगे आते हैं। ये खर्च वही महिला के हिसाब से ही हम डिसाइड कर पाते हैं उनको देख के। अच्छा, मतलब जैसे जैसी स्थिति है, जैसी स्थिति रहती है उसी तरह हाँ, का, कितने इंजेक्शंस उनको लगेंगे, उनके शरीर को इन्वेस्टिगेशंस की क्या ज़रूरत पड़ती है, और उस हिसाब से बिल्कुल। आपने जैसा शुरू में ही बताया कि इसमें कई तरह की जांच होती है, और कपल के हिसाब से जिसमें क्या समस्या आ रही है उसके अकॉर्डिंगली ये जांच होती है। तो जो जांच है, जो भी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस है, उसके अनुरूप ये इसमें खर्च आता है। लेकिन इतना तो खर्च आता है कि लोग जिसको जो ये चाहते हैं इस प्रोसेस को, वो अफोर्ड तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर पाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कीम्स आ गए हैं, ईएमआई स्कीम्स हैं, तो लोगों को थोड़ा सा आसानी हो गया है। अच्छा, कोई ऐसी कोई स्कीम्स जिसके ज़रिए लोग आसानी से, आप लोग तो कर रहे हैं हर दिन, तो लोगों को अगर आप बताना चाहें कुछ। एक्चुअली आईवीएफ के लिए और कोई स्कीम, ईएमआई स्कीम है, उसके अलावा तो और कोई नहीं है अभी। जी जी, तो क्या ये प्रोसेस होगा, कैसे कर सकते हैं? आपके अगर जो जैसे आप लोन लेते हैं बैंक से, इसी प्रोसेस पे जाना होगा। ये एक्चुअली मैनेजर जो अकाउंट, क्योंकि कई लोग ऐसे दंपति हैं जो खुद तो दुखी हैं, लोगों का ताना भी सुनते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमें क्या करना है। उनके लिए आपसे हम ये बताना चाह रहे हैं। जी देखिए, इसमें एक्चुअली जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिलते ना, बहुत बार होता है कि आपके लिए बहुत लोग बहुत दिन तक इतनी दवाएं खाते रहते हैं या इतनी इन्वेस्टिगेशंस में 15 साल लगा देते हैं कि उनका कहीं ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो अगर आप स्पेशल फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलते हैं जो इस चीज़ के लिए डिवोटेड सेंटर्स है, तो वो आपको एग्जैक्ट बता पाता है कि हम लोगों को आगे क्या करना, आपको किस सब्जेक्ट में क्या रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए, मरीज के लिए तो या तो 0% है या 100% है। आंकड़े तो हमारे लिए हैं ना, 40%, 45%, कितना आपने जी सफल बिल्कुल किया है। तो आंकड़े तो मरीज के लिए हमेशा 100 या 0 है। तो आपकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर आपको बता पाता है कि इस मेथड में, आईवीएफ में बहुत सारे और भी प्रोसीड्योर्स होते हैं, इक्सी होता है, आईवीएफ होता है, एम्ब्रियो डोनेशंस, डोनर प्रोग्राम्स, बहुत सारे होते हैं। तो वो किसके लिए बेस्ट है और उसमें किस में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी जी। फिर मरीज ये फिर अंत में कॉल हमेशा हम पेशेंट्स पे ही छोड़ते हैं कि अंत डिसीजन उनको ही लेना है। फाइनल डिसीजन तो जी बिल्कुल, काउंसलर्स हमारे रहते हैं आपको काउंसिल करने के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डिसीजन फाइनल जो है वो दंपति का ही रहेगा। आपने अभी कहा जैसे कि कई लोग कई सालों साल इसका इंतजार करते रहते हैं, या फिर किसी के कहने पर कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो इसकी भी तो कोई समय सीमा होगी, किस उम्र तक इस आईवीएफ के लिए हम लोगों को प्रोसीड करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसीलिए आईवीएफ के लिए तो अभी समय सीमा नहीं है कोई ऐसी कि आप बहुत एज तक, हाँ आपकी जब बच्चा पालने की एज बहुत ज़्यादा हो गई, अब अगर आप 50-60 के हो रहे हैं तो नेचुरल आप बच्चा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम टेस्ट, अल्टीमेटली तो फिर स्त्री के गर्भ में तो डालना पड़ता है ना, तो सारे अंग तो फिर उम्र के हिसाब से, तो कुछ तो उम्र की सीमा तय होगी इसमें। देखिए, कंबाइंड एज तय किया जाता है कि बच्चा पालने में आप कितने कैपेबल हो, लेकिन अभी साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि बहुत बार जिनका मेनोपॉज हो चुका हो या बहुत बार अर्ली मेनोपॉज भी हो जाता है। कितनी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका 40 से पहले ही मेनोपॉज हो गया, अंडा बनना बंद हो गया 30 की उम्र में ही, 30s में ही, तो वो भी आईवीएफ के द्वारा बच्चा पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैक्सिमम कितने एज तक कोई दंपति जा सकता है? एक्चुअली हम ये कॉम्बाइंड एज देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का मिलके कम से कम 90 ईयर्स के ऊपर ना जाए। ठीक है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा एज होना शुरू हो जाता है तो वो ये एक्चुअली इसका एक लॉ नहीं है, एक पर्टिकुलर डाटा नहीं है कि हम इतना ही डिसीजन कर पाते हैं। लेकिन बहुत बार अगर कोई डिजीज़ ना हो कपल्स को, आप फिजिकली मेंटली फिट हैं तो आप जा सकते हैं इस प्रोसेस में। बिल्कुल, मतलब ये इसमें होना यही चाहिए कि फिजिकली और मेंटली जैसा। जी, और आश्री जी एक्चुअली ये ना, ये प्रोसेस ही इसलिए आया है क्योंकि अब प्रेगनेंसी लेडीज़ डिले करती हैं। हमारी प्रेगनेंसी जनरल पहले क्या था, 20 में प्रेगनेंसीज होती थी, अब आप एक एवरेज एज देखिए तो 35 प्लस ही है। तो हम 45 में किसी को ना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग प्लान ही करते हैं 40s में। जी जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डिसीजन ही लेते हैं कि नहीं हो रहा है तो आप 40s में ट्राई करें।
बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल का ये जो निसंतानता की जो समस्या भी जो बढ़ी है, उसका भी शायद एक कारण ये भी है कि लेट से आजकल की लड़कियां भी या लड़के भी लेट से विवाह करते हैं, फिर लेट से वो संतान चाहते हैं, और तब तक शायद जो नेचुरली जो हमारा शरीर जो कहता है वो शायद उसमें हम फेल हो जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा है वो तो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन कैरियर क्लॉक के हिसाब से प्रेगनेंसी एक्चुअली प्लान की जाती है। जी, तो एक रीज़न तो ये सबसे बड़ा रीज़न ही है ग्रोथ का, आईवीएफ का। बिल्कुल। तो इसके ज़रिए जो संतान होती है डॉक्टर साहब, वो जैसे जो नॉर्मल तरीके से जो होता है उनके तुलना में क्या बिल्कुल स्वस्थ रहता है बच्चा, या फिर किसी तरह की समस्या आती है? ऐसे संतान को जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, जैसे हमने सुना कि बड़ा केयर लेना पड़ता है, या ऐसा कुछ? नहीं राजेश्री जी, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जो मिसकैरेज का रेट नॉर्मली भी जब कोई कंसीव करता है तो हम कहते हैं ना 2 से 5% तो हमेशा डर होता है कि कहीं कोई अबॉर्शन ना हो जाए। आईवीएफ में भी उतना ही होता है और बच्चा भी कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एब्नॉर्मैलिटी, जैसे हम कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी आती है तो हम उनको कुछ टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। वही टेस्ट हम आईवीएफ में भी करवाते हैं। बल्कि आईवीएफ में एक फ़ायदा है कि अगर किसी का बच्चा जेनेटिकली किसी बीमारी से ग्रस्त है जो दोबारा हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा थैलेसीमिया मेजर एक बीमारी होती, तो आईवीएफ के द्वारा हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम जो बच्चा डाल रहे हैं वो स्वस्थ रहे, क्योंकि इसमें हम बच्चे की जो भ्रूण होता है उसका बायोप्सी करके चूज़ कर सकते हैं। अब किसी को जैसे कोई जेनेटिक डिजीज़ आ रही है, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों का अंग सूखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, ये जेनेटिक होती है, मतलब आपके फैमिली में पास होता है, माँ बाप से बच्चों में पास होता है। तो बहुत बार पेरेंट्स आते हैं ये पूछने कि मेरे घर में ऐसी बीमारी है या मेरे पहले बच्चे को ऐसी बीमारी है और मेरे दूसरे बच्चे में ऐसा करिए कि ना आए। आईवीएफ इस वजह से भी लोग कराते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी। तो हमारे पास ये पद्धति है साइंस में कि हम चूज़ कर सकें कि बच्चे में ये डिजीज़ ना जाए, कोई मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी ना जाए। अब सारे टेस्ट तो नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ही चीज़ों को डायग्नोज किया जाता है ना जेनेटिकली कि ये जाएगा कि नहीं, लेकिन जो हो सकते हैं जो मेजर सिम्टम्स होंगे। जी, थैलेसीमिया का पेशेंट मतलब अभी हुआ है हमारे नोवा ग्रुप में, जो थैलेसीमिया, पहले बच्चे को थैलेसीमिया था तो पेरेंट्स चाह रहे थे दूसरे में ना आए, थैलेसीमिया मेजर था, तो फिर उसको डायग्नोज करके जेनेटिक डायग्नोसिस के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ वो फिट हुआ। जी। उस वजह से उस बच्चे ने अपने जो बड़े भाई बहन था जिसको डिजीज थी उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी वो दे पाया। अच्छा, चूज कर लेते हैं, आपने जो अभी कहा है। सबको नहीं कर सकते। जब आप अगर किसी बीमारी के लिए चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में ये बीमारी ना आए तो इसको हम एक टेस्ट कहते हैं जिसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। प्री इम्प्लांटेशन यानी पेट में डालने से पहले, और जेनेटिक डायग्नोसिस यानी जेनेटिकली डायग्नोज कर लेना कि इस बच्चे में तो ये बीमारी नहीं है ना, ताकि ये बच्चा स्वस्थ हो। बिल्कुल, मतलब गर्भ में डालने से पहले इस तरह की जांच सारी हो जाती है। और चूज करने का कहने का मतलब है कि अगर एक में वो बीमारी मिल रही है तो हम फिर से दोबारा आप लोग उसको फर्टिलाइज। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंडे ज़्यादा बने, हमारे बच्चे ज़्यादा बने, जब ज़्यादा बनते हैं तभी तो हम चूज़ कर सकते हैं ना। अगर 4-5 बच्चे हैं, हमने चूज़ कर लिया कि भाई 4 में से 3 सही नहीं है, 1 सही है, तो हम एक ही को यूज़ करेंगे जो सबसे अच्छा है उसको ये करती है। तो इसमें बहुत चांसेस है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है। और अगर जो हेरिडिटरी आपने कहा कि कुछ मेजर बीमारी है किसी को, तो उसको आप लोग डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। जी, कई बार जो गर्भ धारण करने के बाद कई बार जो कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, तो उस तरह की समस्या क्या फिर स्त्रियों में आती है क्या? जी, एबॉर्शन के रेट्स वही मैंने बोला है, ये उतनी ही एबॉर्शन ही है। जैसे और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे साइड इफेक्ट्स के रूप में किसी का पैर फूलता है, चक्कर आता है, उल्टी आती है, या जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की होती है उतने ही रहते हैं। कोई अलग से, क्योंकि हम थोड़ा केयर ज़रूर 2-3 महीने हमारे दवा इंजेक्शंस चलते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। पहले होता था कि आप बेड रेस्ट में रहिए, पहले के जो आईवीएफ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेड रेस्ट में रहना है या स्पेशल कुछ रेस्ट में घर में छुट्टी में रहनी है। ऐसा कुछ भी नॉर्मल, जैसा नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है बिल्कुल उसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं। जी। तो इसमें क्या बेड रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है कभी? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है बहुत, क्योंकि लोगों के बीच में ये है कि इस तरह की बात होने पर बिल्कुल रेस्ट पे जाना पड़ता है। पहला क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि बेड रेस्ट, लेकिन देखिए बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग यही कहते हैं कि आप जो भारी काम नहीं, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप कोई भारी काम अवॉइड ही करते हैं 3 महीने, तो वो भारी काम मत करिए, बाकी जो आप नॉर्मल करें। आप अगर एक बार सीढ़ी चढ़ते हैं तो चढ़ सकते हैं, आप जो पहले नहीं कर रहे थे प्रेगनेंसी के वो नया शुरू मत कीजिए कुछ भी, ठीक है। जो नॉर्मल करते आए वो करते रहिए जी, चाहे वो खान पान हो, चाहे आपका रेस्ट हो, चाहे आपकी एक्टिविटी हो। बिल्कुल। और भी कोई अतिरिक्त सावधानी
IVF होने के देखिए इसमें कुछ नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि आप नॉर्मल रूटीन में आ जाइए ताकि आपको स्ट्रेस कम हो, क्योंकि जब हम एम्ब्रियो डालते हैं और उसका रिजल्ट हम 15 दिन बाद चेक करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नहीं, वो कहा जाता है कि एक तरह से मोस्ट स्ट्रेसफुल पीरियड होता है किसी भी पेशेंट के लिए। तो इस पीरियड में हम कहते हैं आप नॉर्मल एक्टिविटी में रहिए, क्योंकि अगर आप जितना देर घर में बैठेंगे आपको यही टेंशन होता रहेगा कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। और एक ही तरह से हमारी सावधानी बस यही होती है कि आप जो डॉक्टर्स ने आपको जैसे दवा कही है आप उस कोशिश करें कि उसे पूरी उसी तरह के डोज में फॉलो करें। बस यही पेशेंट कर सकते हैं। बाहर का खाना हम अवॉइड करने कहते हैं कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गए, तो हम ऊपर से दवा नहीं देना चाहते हैं अभी, या डोजेस इफेक्ट होते हैं। वो तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें भी कई तरह की आहार दवाएं जो हैं, हाँ, बस वही चलनी होती है। अच्छा, तो उसमें भी अगर किसी तरह की कुछ ज़रूरत हो या कुछ परेशानी हो तो डॉक्टर से अपने जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके इन सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। IVF के साथ साथ ICSI का भी कुछ हम लोग जिक्र सुनते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली बहुत बार ये सवाल हम लोग से पूछा जाता है कि ICSI करेंगे कि IVF करेंगे। एक्चुअली ICSI एक मैकेनिज्म है, एक IVF में एडवांस तरीका होता है जिसमें हम स्पर्म जो होता है, इसका मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब जो अंडा होता है उसमें एक सुई के द्वारा स्पर्म को डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा। ये एक एडवांस तरीका है। ये तब किया जाता है कि अगर अंडे कम हो या स्पर्म पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम हो, तो उन जैसे मैंने बोला हम बहुत बार पुरुष की शुक्राणु ज़ीरो हो गई, कुछ मिलता नहीं है या ज़ीरो है, तो अगर हम उसको सुई के द्वारा निकाल रहे हैं पुरुष के अंडाशय से, तो इसमें हम ICSI का इस्तेमाल करते हैं। ICSI का? हाँ, ICSI का इस्तेमाल। ये एडवांस तरीका है बहुत। और ये IVF से भी IVF में ही पार्ट है, एक एडवांस्ड है। सब पेशेंट्स को जब IVF लगता है तो ICSI भी बहुतों को ऑफर कर दिया जाता है। उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि इनको ICSI की ज़रूरत है कि इनको IVF की ज़रूरत है। ये एडवांस तरीका है जिससे हम कम अंडे, कम शुक्राणु या शुक्राणु में बहुत प्रॉब्लम हो तो भी हम आपको अपना बच्चा दे सकते हैं। जी जी जी। तो इसका खर्च भी उतना ही आता है या फिर उसी में इंक्लूड एडवांस? नहीं, ये लैब चार्जेस जो होते हैं प्रोसेस में कुछ नहीं, बिल्कुल उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि हमारा जो एम होता है आपको एक हेल्दी बेबी देने का होता है, तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड हो वही यूज़ किया जाता है। जी जी जी। और इसमें जो डिलीवरी होती है वो फिर किस तरह की होती है? देखिए, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकती है, अगर ट्विंस होते हैं बहुत बार या कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तभी हम सिलेक्ट। IVF में जब आप चूज करके डाल रहे हैं तो ट्विंस हैं कि देखिए, IVF का एक साइड इफेक्ट है ट्विंस। जनरली क्या होता है कि हम जब एक बच्चा डालते हैं तो हमारे चांसेस जनरली 15 से 25% होते हैं। ठीक है, हम 2 डालते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए किया 2 से ज़्यादा तो कभी नहीं डाला जाता है, लेकिन प्रेफर करते हैं कि 2 डालें, इसीलिए ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी जी। तो कई बार ट्विंस भी हो जाते हैं। तो उसके आधार पर जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर ऑपरेशन से होता है, उसमें कुछ भी उसमें कोई भी तरह की समस्या नहीं आती? कोई रिलेशन नहीं रहता है पेशेंट का। जैसे देखिए, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही बढ़ती है, उसके बाद जैसा अगर ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन हो, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी उस समय देख के डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि नॉर्मल होना है या सिजेरियन। जी जी जी। अगर सब सही होता है तो नॉर्मल भी होता है। बिल्कुल, मतलब इतना कुछ होने के बाद अगर इस पद्धति से अगर किसी को संतान मिल जाती है तो इससे बड़ी किसी की ज़िंदगी में खुशी की बात कुछ नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो हमारा जो समाज है, थोड़ी सी मानसिकता है इस तरह की, तो क्या इस पद्धति को, आप तो चिकित्सक हैं और हर दिन इस तरह की समस्या का निदान कर रही हैं, तो क्या इस पद्धति को लोगों ने अपनाया है? अगर मानसिकता की बात करें तो उस पर कुछ? जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि अब लोग ज़्यादा खुल के आने लगे, क्योंकि अभी अवेयरनेस हो गई है लोगों में। ठीक है, तो पहले होता था कि लोग 20-20 साल इंतज़ार करते हैं, 15 साल इंतज़ार करके आते थे, लेकिन अब लोग खुल के आ रहे हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, लोग एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है जो अलग है नॉर्मल से। अब हम शब्द इनफर्टिलिटी भी नहीं यूज़ करते, अब यूज़ किया जाता है टर्म सब फर्टिलिटी। सब मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कम। ठीक है, सब फर्टिलिटी, फर्टिलिटी है, सब है मतलब थोड़ा कम है, और बस आपको डॉक्टर के हेल्प की ज़रूरत है। तो इसमें हम यही बोलेंगे कि IVF इज़ एक कंसिडर्ड ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो एक जस्ट एक हेल्प है आपको आपकी प्रेगनेंसी अचीव करने में, आपका बच्चा अचीव करने में। तो इसमें नॉर्मल से अलग तो कुछ भी नहीं है। और अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बेड रेस्ट में रहना है या कहीं शिफ्ट हो जाना। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो झारखंड में और रांची इलाज कराने हैं तो आपको रांची में रहने की ज़रूरत नहीं। अब इतने कम विजिट्स हो गए हैं डॉक्टर के पास, अब आपको 2 से 3 बार ही आना पड़ता है, वो भी 10 मिनट का अल्ट्रासाउंड है। हर प्रोसेस छोटा है, जो पिकअप भी होता है वो 15-20 मिनट का होता है, 2 घंटे में आप घर जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा किसी को मतलब अगर आप नहीं भी बताना चाहें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चुप मतलब आपको पता चल जाए सबको। ये नॉर्मल रूटीन करते हुए, आप अपने ऑफिस को करते हुए, ड्यूटी करते हुए, अपनी जो भी वर्क रूटीन है करते हुए करा सकते हैं। बिल्कुल।
ये बहुत ही आसानी से हो सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में भी इसको लेकर अवेयरनेस आ रही है और लोग इसको अपना रहे हैं, और अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो उसका निदान भी लोगों को मिल रहा है, और वाकई में ये वरदान साबित हो रहा है। तो समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। चलते चलते अगर एक दो लाइन में अपने दर्शकों को कुछ आप अगर संदेश देना चाहें इसको लेकर। जी, मैं यही कहूँगी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम या समय बीत चुका है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए, तो आप ज़रूर फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलें, ठीक है। और जैसा कि बताया गया है, कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं जांच के, वो करें और ट्रीटमेंट में जाएं, क्योंकि बहुत बार होता है कि सिर्फ थोड़ी सी मदद के साथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसको छुपाने या ऐसी कोई बात नहीं है फीमेल्स और कि छुपाने की कि हम फीमेल्स पे बहुत बार क्या होता है, फीमेल्स लड़कियां जो होती हैं वो सोचती हैं कि हमारे में ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एक कपल का प्रॉब्लम है। कपल यानी हस्बैंड और वाइफ। तो जब भी आप डॉक्टर से मिलें, एज ए कपल मिलें, और डॉक्टर की मदद से प्रेगनेंसी अचीव आराम से हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और आप यहाँ पर आई, बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। इसका लाभ जो है लोगों को ज़रूर मिलेगा, लोग अवेयर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निवेदिता मिश्रा। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।